Hello, I am doing Indian Constitution previous year questions. Indian polity previous year questions. Okay, so I am doing year wise. Today we are going to see the questions of IAS prelims 2003 and 2004. I have already completed till 2002. Okay, if you are new in this channel, please watch those videos as well. Okay, so today we are going to talking about Constitution. Okay. So we'll see that this is about myself. Okay, so the first question for this year are the ninth schedule of to the Indian Constitution was added by. Okay, First Amendment, Eighth Amendment, Ninth Amendment, Fourth, 42nd Amendment. Okay, so ninth schedule. Okay, ninth schedule they are asking. इट इज़ एक्चुअली डन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट. ओके, सो देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वाज ओनली 8 शेड्यूल, बट अभी वो बढ़ चुका है. ठीक है, तो जो 9th शेड्यूल था वो हमारा ऐड हुआ था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. सो इट वाज द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 विच रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म. ओके, so please remember the 9th schedule is related to the land reform. Okay, next question, they are asking correct. Please remember correct. The joint sitting of two houses of the parliament in India is sanctioned under the article 108 of the constitution. Okay, the first joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha was held in 1961. Okay, the second joint sitting of the two houses of Indian Parliament was held to pass the Banking Service Commission repeal bill. Okay, repeal bill. So we'll see that कौन सा इसमें correct है. ठीक है, actually इसमें ये सारे ही correct हैं. Okay, so the first one is also correct, second one is also correct, and third one is also correct. Okay, so for 3 joint sitting have been held. First was held on dowry provision 1961. ठीक है, ये जो हमारा इसमें फर्स्ट सिटिंग दिया है, क्या सेकंड सिटिंग दिया है, हाँ फर्स्ट जॉइंट सिटिंग. ओके, 1961 दिस वन. ये हमारा डाउरी का जो बिल है उसको प्रोवाइड करने के लिए हुआ था. सेकंड वाज हेल्ड ऑन बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील. ओके, सो दिस वाज फॉर बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978, and the third was on the prevention of terrorism bill 2002. ठीक है, the presiding officer of joint sitting is speaker of लोक सभा. देखिए जब भी हमारा joint sitting होता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जब भी एक साथ बैठते हैं तो उसको जो प्रिसाइड कौन करता है, प्लीज रिमेंबर इट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, इज नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, हमारे दिमाग में आ सकता है कि राज्यसभा अपर हाउस है तो उसके जो चेयरमैन है जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, बैठेंगे दोनों लोग. ठीक है, बट जो प्रिसाइड करता है इट इज़ एक्चुअली स्पीकर ऑफ लोकसभा. प्लीज रिमेंबर दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अंडर दिस आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट to the ordinance on electoral reform when it was sent back to him by Union Cabinet without making any changes in year 2002. Okay, so किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था वो, आर्टिकल 121, 122, 123, 124. देखिए जब इतना क्लोज वाला आता है ना तो फिर प्रॉब्लम होता है, इसमें फिर कंफ्यूजन होती है कि कौन सा होगा. तो इसमें एक्चुअली ऑर्डिनेंस की बात हो रही है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी 123. ओके, सो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123. ठीक है, अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो देंगे वहाँ पे भी क्वेश्चन था आर्टिकल में, ऐसा डायरेक्टली नहीं था बट उसमें मैच लिस्ट में दिया हुआ था. सो इट वाज एक्चुअली आर्टिकल 123. ओके, next question, we'll see that under which article. देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ.
those who are new in this channel, I am doing Indian Constitution articles lecture series. Okay, उसमें हर एक वीडियो में एक आर्टिकल होगा. ठीक है, वो 2 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द आर्टिकल. तो अगर आप उसको भी करते हो तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सब एकदम आराम से कर लोगे. ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना छोड़ो करो, चाहे बुक से या लक्ष्मीकांत से किसी से भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल. तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक आर्टिकल्स को उठा रहा हूँ. ठीक है, उसमें जो भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है मैं वो भी देने की कोशिश कर रहा हूँ. बट अगर नहीं भी है उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, बट आपको उसमें जो बोल्ड टैक्स है उस आर्टिकल में होता क्या वो भी अगर आपको पता है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. अगर आप देखिए पहले इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आते थे. ठीक है, एनीवे यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम हो गए, बट आई विल नॉट से कि ऐसा नहीं आता. अभी रिसेंटली आई थिंक 2021 में या 20 में क्वेश्चन आया था. आई थिंक 20 में क्वेश्चन आया था कि जो अपने चॉइस की मैरिज करने का कौन सा आर्टिकल होता है. ठीक है, मतलब जैसे मैं अगर अपनी चॉइस से किसी से शादी करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली लड़की से, तो वो कौन सा आर्टिकल में आएगा. तो उसमें लिखा था ना 18, 19, 20, 21. इट कम्स इनटू एक्चुअली आर्टिकल 21. ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो पीछे उसमें एक बड़ी सी लिस्ट दी हुई है कि आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है. राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसमें है. ओके, तो उसमें बहुत चीज़ें दी हुई हैं कि राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ट्रैवल, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे आर्टिकल्स अगर आप एक साथ पढ़ना शुरू करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो अगर आप वो वीडियो देखते हो, एक वीडियो में एक ही आर्टिकल मैंने लिया हुआ है. ठीक है, उसको आप 2-4 बार देखो, यू विल ईजिली रिमेंबर व्हाट इज गिवन इन द आर्टिकल. ओके, आपको यूट्यूब पे और बहुत जगहों पे आपको ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे कि जहाँ पे एक ही वीडियो में 20 आर्टिकल दिए हों, लेकिन वो वर्थ नहीं. अगर आप उसको देखोगे 1 घंटे में आपको यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. ओके, बट वन वीडियो, वन आर्टिकल, आई थिंक यू कैन रिमेंबर. ओके, it's up to you. I have just given you the idea what is given in my channel. Okay, so if you have interest you can watch. Okay, anyway, so what this is saying, under which article of Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court opinion on the constitutional validity of Election Commission decision on deferring the Gujarat Assembly election in 2002. ठीक है, सुप्रीम प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि ही कैन टेक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कोई भी चीज़ उनके ऊपर है, बट ही इज़ नॉट बाइंड टू वो ओपिनियन ले. बट अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो ही विल ऑब्वियसली कंसिडर. तो वो चीज़ जो है वो किस आर्टिकल में है, 142, 43, 44, 45. ओके, वो पूछ रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली आर्टिकल 143. ओके, सो आर्टिकल 143 प्रोवाइड पावर टू द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट. ओके, देखिए फिर से उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा आर्टिकल होगा. देखिए स्टेट पीएससीज में अभी भी ऐसे क्वेश्चन खूब भर के आते हैं. 4 to 5 क्वेश्चन इजीली यूल गेट सम. जैसे यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं. उसमें आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन वो रहेंगे ही आर्टिकल वाले, किसी न किसी कीमत पे किसी फॉर्म में वो रहते ही रहता है. ओके, we'll see that. Which one of the following article of Indian Constitution provides that it shall be the duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? Okay, Article 215, 275, 325, 355. So I think you can answer this question easily. It is actually D. ठीक है, emergency से related है ये. Okay, so according to Article 355, it shall be the duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government
of every state is carried on in accordance with the provision of this constitution. Okay, so it is nothing but article 355. फिर से देखिए इसमें मैच कराना कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है. DPSP, फंडामेंटल राइट, concurrent list of union and state relation, Indian union of a state with greater power of union. दो चीज़ आपको पता है, देखो DPSP आयरलैंड से लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स जो है वो US से लिया गया है. ओके, विल सी दैट. देखिए जो हमारे DPSP है, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी टेकन फ्रॉम द आयरलैंड. ओके, फंडामेंटल राइट ये हमारा लिया गया है USA से. ओके, और जो हमारा कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशन ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है. ओके, और जो हमारा इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन ये जो हमारा लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है. ओके, यूके से नहीं लिया है, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है. सो द आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority. Okay, देखिए I think you can answer this question. Ordinance bill, money bill, finance bill, constitutional amendment bill. Okay, so it is D, constitutional amendment. देखिए स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही है. बोथ द हाउस में स्पेशल मेजोरिटी लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में. ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल में 50% सिंपल मेजोरिटी लगती है. एनीवे, वंस आई विल टीच यू द पॉलिटी कंप्लीट लेक्चर सीरीज बाई लक्ष्मीकांत. ठीक है, मैं वो भी बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ना. ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, मनी बिल में क्या होता है, फाइनेंस बिल में क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विल सी दैट. ओके, एनीवे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of bill for the purpose in the either house of parliament, and when the bill is passed in which house by a majority of the total membership. The 2/3 special majority is what 2/3 जो मेंबरशिप होते हैं वो उन लोग को पूरा वोट करना होता है. ठीक है, द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग. ठीक है, जो लोग भी हैं वहाँ पे प्रेजेंट इन वोटिंग इट विल बी 2/3. दैट इज नथिंग बट इज द स्पेशल मेजॉरिटी. इट शैल बी presented to the president who shall give the assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. Okay, तो दोनों हाउसेस में पास होने के बाद it will go to the president for his assent and then it will become, then it will be done. Next, again कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें. ओके, 2003 में कि आर्टिकल और अमेंडमेंट से रिलेटेड. एनीवे, which of the following constitutional amendments are related to raising the number of member of Lok Sabha to be elected from the state. Okay, 6th and 22nd, 13th 38, 7th 31st, 11th 42nd. So this is actually 7th and 31st. Okay, the 7th Act 1956 provides for the composition of House of People and readjustment after every census. 31st Amendment Act 1973. देखिए 2026 में फिर से हमारा दो डिलिमिटेशन वगैरह होगा. आई थिंक हो सकता है कि हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें वो डबल हो जाए, क्योंकि अभी भी हमारा आई थिंक 1991 का सेंसस चल रहा है.
तो जब नया सेंसर आएगा ना, तो पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसके हिसाब से फिर रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि नया पार्लियामेंट भी बना हुआ है, तो उस हिसाब से बना है कि अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो सब लोग उसमें ऑक्यूपाई हो पाए। ओके, फॉर द रीजन the upper limit for the representation of a state in the Lok Sabha from 500 to 525 and reducing the upper house for representation of UT from 25 to 20. So it was 7th and 31st. Next again I think schedule के बारे में पूछ रहा है, we will see that. Yeah, which of the following schedule of Indian Constitution lists the name of a state and specifies their territories? First, second, third, fourth. I think you can very easily answer this question. This is nothing but the fourth schedule. Okay, we have seen this kind of question earlier as well. Okay, so in the first article, article 4, if you read article 1, 2, 3, there itself it has given the first schedule. Okay, the fourth schedule of the constitution deals with the list of state and union territories. So the answer is A. Next, which of the following statement correct describe the fourth schedule of the constitution of India? Okay, fourth schedule. I think this question we have already seen that earlier. This question is repeating. Okay, it contains the scheme of distribution of power between the union and states. It contains language list and listed in the constitution now. It contains provision regarding the administration of tribal area. It allocates seats in the council of state. Okay, this question is repeating. There is little modification in the option. Okay, so it is actually D. Fourth schedule is nothing but it allocates seats in council of state. That is nothing but Rajya Sabha is the upper house. Fourth schedule allocates state in the council of seats in the council of states. That is Rajya Sabha, the upper house of parliament. Okay. Next question. With reference to the Indian Parliament, which of all is not correct? Please remember they are asking not correct. The appropriation bill must be passed by both the house of parliament before it can be enacted into law. Okay, no money bill shall be withdrawn from consolidated fund of India except under appropriation made by the Appropriation Act. Finance bill is required for the proposing new taxes, but no additional bill. Act is required for making changes in the rates of taxes which are already under operation. Okay, no money bill can be introduced except on the recommendation of the president. Okay, see, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही गलत है, ठीक है, बाकी सारे के सारे सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. दिस इज रॉन्ग. Okay, the appropriation bill must be passed in both the House of Parliament before the enactment of that. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, appropriation bill is a money bill. In case of money bill, Rajya Sabha has only recommendatory power. Okay, not to pass by the Rajya Sabha. Okay, जो appropriation bill, it is a money bill. ठीक है, मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में पास होता है, उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, राज्यसभा क्या करेगा कि उसको बस रिकमेंड कर सकता है. अगर मान लेते हैं कि वो उसको 14 डेज के लिए होल्ड कर सकता है, अगर 14 डेज में वो कुछ उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो लोकसभा मान लेगा कि इट हैज़ बीन पास्ड. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग, रेस्ट इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following article of the Constitution of India says that executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice exercise the executive power of the union? Okay, तो ये चीज़ किस आर्टिकल में है? 257, 258, 355, 358. देखिए ये 257 में दिया हुआ है. Okay, so Article 257 is in the Constitution. It states that
executive power of every state shall be so exercised as not be impeded by or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of union shall extend to the giving of such direction to the state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. Okay, वो स्टेट का ही पावर होता है. आर्टिकल 258 पावर द यूनियन टू कन्फर्म पावर ऑन द स्टेट्स इन सर्टन केसेस. जैसे आर्टिकल जो 258 है, कुछ सर्टन केसेस में यूनियन को वो पावर देता है, जैसे कि आर्टिकल 355, ठीक है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है, अगर कुछ ये सब चीज़ें होती हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो जो है हमारा यूनियन उसमें इंटरवीन करके, फिर उनके पावर में इंटरवीन करके उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, ये अंडर आर्टिकल 355 दिया हुआ है. आर्टिकल 358 ये सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी. ठीक है, और एज पर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी. ओके, दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ यूनियन. नेक्स्ट देखिए, अब इसमें अगेन फंडामेंटल राइट्स ही दिया हुआ है. मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है. 14 राइट इक्वलिटी, 15, 16, 17. ओके, विल सी दैट. ओके, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं. 17. ओके, देखिए आर्टिकल 14 क्या बोलता है. इट्स राइट टू इक्वलिटी. ओके, 2 से मैच कराइए. द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी personal equality before the law or equal protection of law within the territory. ठीक है, right to equality you can say that. Article 15. okay, this one, इसकी मूवी भी आई हुई है एक. The state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. okay, Article 16 ये हमारा डी से मैच होगा. देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. ठीक है, एंड 17 अनटचेबिलिटी से मैच करता है. ओके, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. ठीक है, 17 आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम. आर्टिकल 14 इट इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. एंड 16 is opportunity for all citizen in the matter of related to employment. Okay, so these are fundamental right under part 3 of the constitution. Already I have mentioned that these are the fundamental rights. I think last question for today's lecture. Which article of Constitution of India says no child below the age of 14 shall the employee to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? I think you can easily answer this question. This is again related to the fundamental right. Okay, so this is nothing but article 24. It's forced labor. I think that is forced labor is article 13 and 23. Okay, but article 24C article 24 of the Constitution states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. Okay, so this is article 24. Article 23 is forced labor. Please remember that.